लखनऊ यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यूनिट 1। इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्या होती है, नेचर क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है पार्टनरशिप का, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, टेस्ट तो डिटरमाइनिंग क्या होता है, डिस्टिंक्शन क्या होता है इसका, पार्टनरशिप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, को ओनरशिप एंड कंपनी के बीच में, इसके ड्यूटीज़ एंड राइट्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के, पार्टनरशिप एज अ एजेंट ऑफ फर्म, उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है, एंड ड्यूटीज़ एंड एडमिशन ऑफ माइनर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये यूनिट किन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डील करता है, जैसे कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती हैं, एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं पार्टनरशिप का, डिफरेंस क्या होता है हमारे, राइट एंड ड्यूटीज़ क्या होती हैं, लाइबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग हाउस एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी। इस यूनिट के सबसे इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस भाग्य लक्ष्मी। इसमें बोला गया था जो पार्टनरशिप अराइज आउट ऑफ द एग्रीमेंट। कॉक्स वर्सेस हिकमैन हमारा म्यूचुअल एजेंसी एज अ कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। द सोलोमस बोला गया था जो कंपनी होती है वो एक लीगल एंटिटी होती है जो सेपरेट होती है अपने मेंबर से। क्रैक वर्सेस फ्रॉड में बोला गया था पार्टनर जिसने डिले कर दिया था कॉटन बील्स को सील करने में वो लाइबल नहीं था, क्योंकि कोर्ट ने कहा वो एरर ऑफ जजमेंट था, नॉट अ विलफुल नेग्लेक्ट। स्कार वर्सेस जोडाक में बोला गया था अगर आप रिटायरमेंट का नोटिस नहीं देते हैं तो आप लाइबल होंगे फॉर द फ्यूचर एक्ट के लिए। अब्दुल वर्सेस सेंचुरी गुड इंडस्ट्रीज पार्टनरशिप कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप क्या होती है। जो पार्टनरशिप इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड टू पार्ट से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है तो डिवाइड। ठीक है, सेक्शन 4 में डिफाइन है। सेक्शन 4 डिफाइन करता है पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर क्या होते हैं, फर्म क्या होती है, फर्म नेम क्या होते हैं। द पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप रहता है हमारे पर्सन्स के बीच में जो एग्री करते हैं, जिन्होंने एग्री किया कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट को किसी भी बिजनेस में, जो कैरी किया जाता है ऑल ऑफ देम और एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। जो पर्सन इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनरशिप में एंटर करते हैं उनको हम पार्टनर्स बोलते हैं। कलेक्टिवली उनको फर्म कहा जाता है, और जो नाम है जिसके अंदर बिजनेस को कैरी ऑन किया जाता है उसको फर्म नेम बोलते हैं। इसके एसेंशियल एलिमेंट है जो हमारा पार्टनरशिप रहता है वो एग्रीमेंट से भी कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वैसे भाग्यलक्ष्मी में बोला गया था। कंडक्ट ऑफ पार्टी से भी हो सकता है। अब्दुल वैसे सेंचुरी गुड्स में बोला गया था। जो एग्रीमेंट होता है वो रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है, पार्टनरशिप डीड जिससे कि, और वो अदर देन द रिटन एग्रीमेंट में मतलब कंडक्ट ऑफ पार्टीज के जरा भी हो सकता है। अगर कोई भी एम्बिग्यूटी होती है हमारी पार्टनरशिप में तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिफ़र करते हैं, क्योंकि जो हमारा पार्टनरशिप है वो ओरिजिनली इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर 11 का ही पार्ट था, पर जैसे जैसे हमारा मॉडर्नाइजेशन हुआ हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो इनकेपेबल था हमारे रेजोल्यूशन रजिस्ट्रेशन इन सब से डील करने में, जिस कारण एक सेपरेट एक्ट को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हमारा प्राइमा फेसाई एविडेंस है ग्रेस वर्सेस स्मिथ के केस में इसको ओरिजिनेट किया गया था। वहीं बिजनेस एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस में ही हम अब प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। ठीक है, द म्यूचुअल एजेंसी एक कंक्लूसिव टेस्ट है। कॉक्स वर्सेस हिकमैन में बोला गया था म्यूचुअल एजेंसी मतलब जो पार्टनर्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एक दूसरे के लिए, वो अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर्स को बाइंड कर सकते हैं अगर कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म में किया गया हो। द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वॉज अर्लियर एसेंशियल टेस्ट था, बट बाद में वो एसेंशियल टेस्ट नहीं रहा, वो सिर्फ एक प्राइमा फेसाई एविडेंस रह गया। ठीक है, ये ग्रेस वर्सेस स्मिथ के केस में इसको बोला गया था अगर कोई भी पोर्शन ऑफ प्रॉफिट को रिसीव करता है हमारे बिजनेस में तो फिर वो पर्सन लाइबिलिटी को भी इनकर करेगा एज अ पार्टनर के तौर पे। पर इस व्यू को हमने चेंज कर दिया, ओवर रूल कर दिया हमारे कॉक्स वर्सेस हिकमैन में। इसमें बोला गया हाँ, जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक एसेंशियल टेस्ट है हमारे पार्टनरशिप का, पर वो हर व्यक्ति जो प्रॉफिट को शेयर कर रहा है वो पार्टनर नहीं होता है। ठीक है, कंक्लूसिव टेस्ट नाम की भी एक चीज़ होती है जो कि म्यूचुअल एजेंसी एक कंक्लूसिव टेस्ट है हमारा, जो बोलता है सभी पार्टनर्स अदर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दूसरे के, वो अपने एक्ट के लिए दूसरे पार्टनर्स को बाइंड कर सकते हैं कोर्स ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस में अगर किया जाए। जो कॉक्स वर्सेस हिकमैन क्या होता है, कॉक्स वर्सेस हिकमैन का एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसको पहले रेस कर दें, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक पार्टी, दो पार्टी, तीन पार्टी। ठीक है, ये हमारा कॉक्स हो गया, ये हमारे क्रेडिटर्स CR क्रेडिटर्स हो गए, और ये हमारा हिकमैन हो गया।
ठीक है। जो कॉक्स थे ये दो पर्सन्स थे, इन्होंने क्रेडिट ले रखा था हमारे क्रेडिटर्स से ताकि वो अपने बिजनेस या पार्टनरशिप को रेगुलेट कर सके। इनका नाम था आयरन मर्चेंट्स। ठीक है, इन्होंने इनसे क्रेडिट लिया पर क्रेडिट चुकाने में इन्होंने देर करी, नहीं चुका पाए, तो एक कॉम्प्रोमाइज़ में पहुँचे कि ये अपनी फर्म की प्रॉपर्टी को लीज ट्रस्टी के तौर पे दे देंगे हमारे क्रेडिटर्स को। भैया क्रेडिटर्स हैं वो बिज़नेस को कंडक्ट करेंगे, प्रॉफिट को जनरेट करेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा उससे डेब्ट को सेटिस्फाई किया जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने एग्री कर लिया। जब ये अपने डेब्ट को सेटिस्फाई कर रहे थे उस दौरान इन्होंने हिकमैन से कुछ कोक लिया था। कोक फॉर्म ऑफ कोल रहता है, ठीक है, और उसका पेमेंट करना वो भूल गए, तो हिकमैन ने कॉक्स पे केस कर दिया। उन्होंने बोला भैया आप पार्टनर हो, आप इम्प्लाइडली बाइंड हो, आप लाइबिलिटी को इनकर करोगे। ये लोग चले गए कोर्ट में। कोर्ट ने बोला कि भैया जो पार्टनर्स हैं वो लाइबल नहीं हैं क्योंकि वो पार्टनर थे नहीं, वो ट्रस्टी रिलेशनशिप को शेयर करते थे, एंड द कॉक्स लाइबल नहीं है। एंड द कोर्ट फर्दर हेल्ड है कि एक पार्टनर अगर प्रॉफिट शेयरिंग करता है, जरूरी नहीं है कि कोई भी पर्सन अगर प्रॉफिट शेयरिंग करता है वो जरूरी नहीं है कि वो पार्टनर्स ही हो, उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी होना भी एक इम्पॉर्टेंट है। हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के फीचर क्या हैं? द पार्टनरशिप इज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स की एसोसिएशन होती हैं, जो सेक्शन में जिसमें मैक्सिमम पर्सन 50 हो सकते हैं। कंपनीज मिसलेनियस रूल्स में बोला गया 2014 के। ये एग्रीमेंट होता है, पार्टीज़ के बीच का एग्रीमेंट होता है, बिजनेस एग्जिस्टेंस जरूरी रहता है, इसमें प्रॉफिट को शेयर किया जाता है, म्यूचुअल एजेंसी कंक्लूसिव टेस्ट रहता है, पार्टनर्स की लायबिलिटी जॉइंट सेवरल अनलिमिटेड रहती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रहता है। ये हमारा शॉर्ट नोट में आप इसको चेक कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पढ़ते हम काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप होता है दो प्रकार के होते हैं, या तो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन पे बेस होते हैं, या तो हमारा पर्पस या बिजनेस पे बेस होते हैं। जो ड्यूरेशन पे पार्टनरशिप बेस्ड होते हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं। पार्टनरशिप एट विल होते हैं, सेक्शन 7 में दिया गया है, और हमारा दूसरा रहता है पार्टनरशिप फॉर द फिक्स टर्म के लिए रहते हैं। जो पार्टनरशिप एट विल रहता है ये किसी भी फिक्स पीरियड के लिए नहीं होता है, इसमें डिटरमाइन ही नहीं होता है कि भैया कितने ड्यूरेशन के लिए फंक्शन करेगा, कैसे इसका डिटर्मिनेशन होगा, डिसोल्यूशन होगा। ठीक है, पर डिसोल्यूशन का एक फीचर ये है कि कोई भी पार्टनर वो एक सिंपल नोटिस दे करके दूसरे पार्टनर्स को सिग्निफाई कर सकते हैं उसके इंटेंशन को डिसोल्यूशन का, और पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकता है। सेक्शन 43 में ये बोला गया है। ठीक है, द पार्टनरशिप फॉर द फिक्स टर्म। पार्टनरशिप फॉर द फिक्स टर्म वो जो होते हैं किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाते हैं, जैसे 1 साल 2 साल 5 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। फॉर्मेशन ये एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट से फॉर्मेट होते हैं, जिसके कारण उसमें लिखा गया होता है कि कौन सा बिगनिंग पीरियड होगा पर कौन सी डेट पे एंड हो जाएगा। डिसोल्यूशन जो पार्टनरशिप फॉर द फिक्स पीरियड ख़त्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाते हैं जैसे उनका जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो जाता है। कंटिन्यूशन, अगर हमारा पार्टनरशिप फॉर द फिक्स पीरियड कंटिन्यू रहता है, बिजनेस को कंटिन्यू रखता है, पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस या पर्पस। बिजनेस या पर्पस के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया जा सकता है हमारे पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं सेक्शन 8 में डिफाइन है, एंड द पार्टनरशिप फॉर द जनरल पर्पस। जब पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोला जाता है उन पार्टनरशिप को जो कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस या अंडरटेकिंग एडवेंचर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। इनका पर्पस लिमिटेड रहता है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट तक। जैसे कि दो पर्सन्स ने पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट किया कि भैया एक स्पेसिफिक वेंचर को प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे। रेजोल्यूशन जैसे ही भैया वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। पार्टनरशिप उन्हीं एक्ट लिए लाइबल रहते हैं जो एक स्पेसिफिक एडवेंचर अंडरटेकिंग के दौरान ही की गई है, कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान की गई, उसके आउटसाइड एक लाइबल नहीं रहते हैं। वहीं जनरल पार्टनरशिप का इसका कोई भी एक्सप्रेसली सेक्शन मेंशन नहीं है हमारे पार्टनरशिप एक्ट में। जो जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप रहती है जो कैरी ऑन करती है ऑल काइंड ऑफ बिजनेस के लिए। इसका कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिमिटेड नहीं रहता, जैसे कि एक लॉ फर्म हैंडल करती है सभी टाइप ऑफ लीगल डिस्प्यूट को, चाहे फैमिली हो, क्रिमिनल हो, सिविल हो, सबको हैंडल करती है। ठीक है, तो लाइबिलिटी जो पार्टनर सभी उन एक्ट से लाइबल होंगे जो कंडक्ट उन बिजनेस के लिए जो कि कनेक्टेड है हमारे फर्म के बिजनेस से। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्या है हमारे पार्टनरशिप कंपनी, पार्टनरशिप इन द फैमिली एंड पार्टनरशिप को ओनरशिप में।
ठीक है। द पार्टनरशिप एंड द जॉइंट फैमिली जॉइंट स्टॉक कंपनीज में क्या डिफरेंस है? ठीक है, लीगल स्टेटस जो पार्टनरशिप होती है एक लीगल एंटिटी नहीं होती है, मेयर कलेक्शन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन रहता है। वहीं हमारी कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जुडिशियल पर्सन रहती है। हमारे सोलोमन वर्सेस सोलोमन में कहा गया है पार्टनरशिप इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड कंपनी है गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 2013। जो रजिस्ट्रेशन है पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑप्शन रहता है, पर हाँ अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे आपको कुछ डिसेबिलिटीज़ का सामना करना पड़ता है। पर जो हमारे कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रहता है, बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी फंक्शन ही नहीं कर सकती है। लाइबिलिटी सेक्शन 25, 26, 27 जो पार्टनर्स आर जॉइंट अनलिमिटेड एंड सेवरल लाइबिलिटी को इंजॉय या शेयर करते हैं। जो कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी है, द लाइबिलिटीज आर लिमिटेड और प्रोपोर्शनेट टू द शेयर्स ऑफ मेंबर्स इन द कंपनी। म्यूचुअल एजेंसी जो म्यूचुअल एजेंसी रहती है, जो हमारा पार्टनर्स रहते हैं वो म्यूचुअली लाइबल रहते हैं, वो म्यूचुअल एजेंट रहते हैं, लाइबल रहते हैं दूसरे पार्टनर्स के एक्ट के लिए, अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर्स को बाइंड भी करते हैं। वहीं कंपनी में कोई भी म्यूचुअल एजेंसी को शेयर नहीं किया जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट है वो अपने इंटरेस्ट को कोई भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते दूसरे पार्टनर्स को या किसी और पर्सन को विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। पर वहीं कंपनी में जो शेयरिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ये हमारा कॉमन प्रैक्टिस है, हम अपने स्टॉक्स को शेयर्स को इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। मैनेजमेंट सेक्शन 12 बोलता है ऑल द पार्टनर्स इंटाइटल है टू मैनेज द बिजनेस ऑफ द फर्म, कोई बिजनेस को मैनेज करने के लिए इंटाइटल है। वहीं जो कंपनीज़ में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट एंटिटीज़ होते हैं। ठीक है, जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्टर्स संभालते हैं, स्टेक होल्डर्स नहीं। इफेक्ट ऑफ डेथ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऑन द डेथ अगर कोई भी पार्टनर मर जाता है हमारा पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। पर वहीं जो कंपनीज हैं वो परपेचुअल सक्सेशन को फॉलो करती है, जो मेंबर आते जाते रहते हैं पर कंपनी लिव ऑन। द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं पार्टनर्स में? जनरली मैक्सिमम नंबर ऑफ 50 पार्टनर्स हो सकते हैं किसी भी फॉर्म में, पर वहीं कंपनी में जो लॉ प्रिस्क्राइब करते हैं उतने नंबर कोई फिक्स टर्म तो है नहीं। वैसे जो पार्टनरशिप एंड जॉइंट फैमिली, जो हमारा पार्टनरशिप रहता है क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस भाग्य लक्ष्मी या फिर हमारा कंटक्ट ऑफ पार्टी से अब्दुल वर्सेस सेंचुरी गुड में ही बोला गया था। वहीं जो हमारा हिंदू फैमिली है ये बर्थ से हमारा स्टेटस से राइज होता है। हमारा जो गवर्निंग लॉ जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है से गवर्न होता है, वही हमारा जो जॉइंट हिंदू फैमिली है हिंदू लॉ से या कस्टमरी लॉ से डिराइव होता है, गवर्न किया जाता है मेंबरशिप। जो पार्टनर्स में कोई भी पर्सन जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सेक्शन 11 में वो पार्टनर बन सकता है, मेंबरशिप को अटेन कर सकता है। पर वही फैमिली बिजनेस में कोई भी ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ आप को पार्टनर हो जॉइंट हिंदू फैमिली में तो आप बिजनेस का भी पार्ट बन जाते हो। माइनर का पोजीशन, अब माइनर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, इस कारण वो पार्टनर नहीं बन सकता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। पर हाँ सेक्शन 30 के अंदर वो बेनिफिशरी बन सकता है। पर वही हिंदू फैमिली में जो माइनर होता है वो बाय बर्थ को पार्टनर रहता है और हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस का भी पार्ट रहता है मैनेजमेंट। ऑल द सेक्शन 12 कहता है ऑल द पार्टनर्स के पास राइट है मैनेजमेंट का फर्म्स के बिजनेस में। पर वहीं जॉइंट हिंदू फैमिली में सिर्फ और सिर्फ जो करता है वो प्रॉपर्टी को, वही बिजनेस को मैनेज करता है। लाइबिलिटी, ऑल द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरली लाइबल होते हैं किसी भी डेब्ट के लिए जो इनकर की गई है। वहीं जो हमारा करता होता है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी को बियर करता है। वही दूसरे जो हमारे फैमिली मेम्बर जो को पार्टनर होते हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी के इक्वल। अकाउंट्स, अब पार्टनर फुल एंड थ्रू अकाउंट्स को मांग कर सकता है, हमारे सेक्शन 12D में दिया गया है और सेक्शन 9 भी यही बोलता है। वहीं हमारा जो वो पार्टनर है वो पास अकाउंट्स को नहीं मांग सकते पर एग्जिस्टिंग अकाउंट्स के पूछ सकते हैं। डेथ, अगर डेथ के कारण जो हमारे पार्टनरशिप पे डिसॉल्व हो जाती है अनलेस कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, पर डेथ अफेक्ट नहीं करता है हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को। लिमिटेड मेंबर, वहीं पार्टनरशिप में जो मेंबरशिप लिमिटेड टू 50% है, वहीं को पार्टनर्स जो होते हैं उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है फैमिली साइज पे। हाँ 7 जनरेशन तक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। द पार्टनरशिप वर्सेस को-ओनरशिप, पार्टनरशिप में को-ओनरशिप में क्या डिफरेंस है? जो पार्टनरशिप का जो मेन पर्पस होता है बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग रहता है, को-ओनरशिप में होता है कि प्रॉपर्टी को ओन करो, उसको राइट एंड एंजॉय करो।
जो म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनरशिप में आपकी म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपने एक्ट से बाइंड कर सकता है। वहीं को ओनरशिप में कोई भी म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, एक पार्टनर एक को ओनर दूसरे को ओनर को अपने एक्ट से बाइंड नहीं कर सकता है। लीन, जो पार्टनर है राइट टू लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं दूसरे पार्टनर की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में उन एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए उन्होंने इनकर किए थे पार्टनरशिप के दौरान, सेक्शन 13E में दिया गया है। वहीं एक ओनर दूसरे को ओनर को प्रॉपर्टी को लीड नहीं कर सकता है किसी भी रीजन के लिए। ट्रांसफर ऑफ शेयर, जो पार्टनर है अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं किसी और पर्सन को विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, पर एक को ओनर अपने शेयर को ट्रांसफ़र अपनी प्रॉपर्टी को शेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी और पर्सन को विदाउट द कंसेंट ऑफ द को ओनर। ठीक है, रिफंड द एक्सपेंसेस, कोई भी पार्टनर ने कोई भी एक्सपेंसेस को इनकर किया, लायबिलिटी को उठाया है फर्म के बिहाफ में, तो उसका राइट है कि उस एक्सपेंसेस को रिम्बर्समेंट हो। ऐसा को ओनर के पास कोई राइट नहीं आता है। पार्टीशन, जो पार्टनर्स हैं पार्टीशन के लिए मांग कर सकते हैं आफ्टर रेजोल्यूशन, को ओनर भी मांग कर सकते हैं कि भैया को ओनर जॉइंट प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया जाए। राइट एंड ड्यूटी, मतलब रिलेशनशिप क्या होता है हमारे पार्टनर्स के बीच में, सेक्शन 3 से 17 में दिए गए हैं। उसमें राइट एंड ड्यूटीज़ क्या होते हैं पार्टनर्स के। राइट एंड ड्यूटीज़ हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हैं। एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ होती हैं हमारे, कुछ क्वालिफाइड ड्यूटी होती हैं। एब्सोल्यूट ड्यूटी वो ड्यूटी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट से अफेक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, कोई भी पार्टनरशिप डीड में कोई भी ऐसा क्लॉज इंसर्ट किया जाए जो इन एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ को हिंडर करता है, एक्सचेंज करता है, तो ऐसा क्लॉज वॉइड होगा, वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा। ठीक है, पर क्वालिफाइड ड्यूटी वो ड्यूटीज़ होती है जो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होती है, पार्टीज इनको चेंज कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। द एब्सोल्यूट ड्यूटी सेक्शन 9 और 10 में दी गई है। सेक्शन 9 बोलता है द ड्यूटी टू बी एब्सोल्यूट गुड फेथ, ये पार्टनर की ड्यूटी होती है कि एब्सोल्युटली गुड फेथ में काम करे। पार्टनर्स का जो भी उनको ड्यूटीज़ दी गई हैं, फंक्शंस परफॉर्म करने दी गई हैं, उनको पूरे गुड फेथ में मन लगा के काम करे। ठीक है, द रेंडर ट्रू एंड फुल अकाउंट, द पार्टनर्स की ड्यूटी होती है कोई सारे ट्रू एंड फुल अकाउंट्स को प्रोवाइड करता है हमारे पार्टनर्स को व्हेन दे आस्क फॉर द ऑडिट। ठीक है, पार्टनर्स को वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है, सारी डिटेल शेयर करनी पड़ती है जो कि अफेक्ट करती है दूसरे पार्टनर के राइट को या फर्म्स को। ठीक है, एक्ट इन द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ ऑल, ये पार्टनर की इम्प्लाइड ड्यूटी रहती है कि ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ ऑल के लिए ये एक्ट करेंगे। ऐसा एक्ट करेंगे भैया किसी को भी नुकसान ना हो, पर्सनल प्रॉफिट को गेन नहीं करेंगे अपने लिए। सारे एक्ट्स फर्म के बिहाफ में फर्म्स के बेनिफिट के ऑब्जेक्टिव से किए जाने चाहिए। सेक्शन 10 बोलता है द राइट टू ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर द फ्रॉड, ये पार्टनर्स की ड्यूटी होती है कि इंडेमनिफाई करेंगे वो फर्म को उन फ्रॉड्स के लिए जो उनके एक्ट के कारण या नेगलेक्ट के कारण कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। क्वालिफाइड ड्यूटी, सेक्शन 12 भी बोलता है पार्टनर्स की ड्यूटी होती है टू बी डिलिजेंट एक्ट करे। 13A बोलता है ड्यूटी टू नॉट टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन और सैलरी, ये पार्टनर्स की ड्यूटी रहती है। जो पार्टनर्स होता है वो ओनर होते हैं हमारे फर्म के, ठीक है, बिजनेस के ओनर रहते हैं, तो उनकी सैलरी ड्रॉ नहीं करते हैं, उनको प्रॉफिट से उनका शेयर मिलता है। इस कारण उनकी ड्यूटी रहती है कि भैया रेम्यूनरेशन को रिसीव ना करें। हाँ, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, आजकल लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो वर्किंग पार्टनर्स होते हैं वो सैलरी ड्रॉ कर लेते हैं हमारे फर्म के उससे, जो कि सब्जेक्ट टू द इनकम टैक्स डिडक्शन रहता है। 13F बोलता है ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर द विलफुल नेगलेक्ट, अगर कोई भी विलफुल नेगलेक्ट हुआ है पार्टनर्स के एक्ट के कारण तो उनकी ड्यूटी बनती है इंडेमनिफाई करेंगे वो फर्म को। इसका फेमस केस है वही क्रैक वर्सेस फ्रॉड, जो कॉटन बेल का केस था। सेक्शन 15 बोलता है द ड्यूटी टू यूज़ फर्म प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली, जो फर्म की प्रॉपर्टी है उसको आप प्रॉपर्ली यूज़ करोगे, उसको फर्म के बेनिफिट के लिए, बिजनेस के लिए यूज़ करोगे, आप उसको पर्सनल गेन प्रॉफिट के लिए यूज़ नहीं करोगे, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन ड्यूटी बोलता है नॉट टू कम्पीट एंड नॉट टू गेन पर्सनल प्रॉफिट, जो पार्टनर्स की ड्यूटी रहती है कि वो कम्पीट नहीं करेंगे सेम सेक्टर ऑफ बिजनेस में, स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन में या स्पेसिफिक ड्यूरेशंस में। ठीक है, सेक्शन 36 इसके करस्पॉन्डिंग में सेक्शन 36, और गेन द पर्सनल प्रॉफिट, या कोई आप ऐसा एक नहीं करोगे कि पार्टनरशिप को एंजॉय करते करते आप पर्सनल प्रॉफिट भी गेन कर लो। आप कोई भी पर्सनल प्रॉफिट गेन करोगे तो वो फर्म का ही होगा, आपको सबमिट करना पड़ेगा फर्म को। द राइट इंटरेस्ट है, ठीक है, ये आपके लॉन्ग नोट्स आप उसके बाद चेक कर सकते हैं।
अब हम पढ़ते हैं राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। इंटरसेप पार्टनर्स के क्या अधिकार रहते हैं। सेक्शन 12 डील करता है द मैनेजमेंट राइट ऑफ द पार्टनर, और सेक्शन 13 डील करता है हमारे फाइनेंशियल राइट ऑफ द पार्टनर। सेक्शन 12 बोलता है द राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस। सभी पार्टनर्स के पास अधिकार होता है कि वो बिजनेस में पार्ट ले सकता है। इवन जो स्लीपिंग पार्टनर रहता है वो उसके पास भी राइट रहता है कि वो पार्टनरशिप में पार्ट ले सके, बिजनेस में पार्ट ले सके। हाँ, वो हो सकता है वो चूज़ ना करे पार्ट लेना, सिर्फ वर्किंग पार्टनर पार्ट ले। ठीक है, किसी भी पार्टनर्स को रॉन्गफुली डिनाई किया जाता है उसके राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस में, वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। कोर्ट इंडक्शन ऑर्डर पास कर सकती है या रिजॉल्व कर सकती है हमारे फर्म को। सेक्शन 12C बोलता है राइट टू बी कंसल्टेड। पार्टनर्स के पास अधिकार होता है कंसल्ट करने का। अगर ऑर्डिनरी मैटर है तो कोई भी डिसीजन आफ्टर द कंसल्टेशन मेजॉरिटीज ऑफ द पार्टनर के द्वारा लिया जाएगा। कोई भी फंडामेंटल मैटर है तो डिसीजन यूनानिमस कंसेंट से लिया जाएगा, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, 12D बोलता है राइट टू एक्सेस टू बुक्स एंड अकाउंट। हर पार्टनर्स के पास अधिकार रहता है कि वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं किसी भी बुक्स अकाउंट्स को, माइन्यूट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के। वही एजेंट जो पार्टनर है ये राइट अपने एजेंट के तौर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर वो शर्तें किसी और पार्टनर्स को ऑब्जेक्शन ना हो उस एजेंट से। सेक्शन 13 डील करता है हमारा फाइनेंशियल राइट से। सेक्शन 13B बोलता है राइट टू शेयर प्रॉफिट। हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो इक्वल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करे। ठीक है, कोई भी अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, जो प्रॉफिट है इक्वली शेयर किया जाएगा इन रिस्पेक्टिव आप कितना भी कैपिटल आपने इनपुट किया हो फर्म में। 13C बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जनरल रूल बोलता है आपको जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पर एक्सेप्शन अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है या ट्रेड प्रैक्टिस कस्टम अलाउ करता है तो आप उस कैपिटल पे भी इंटरेस्ट ले सकते हो, पर इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स प्रॉपर्टी से मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। पर वहीं 13D बोलता है इंटरेस्ट ऑन द एडवांस। अगर आपने कोई भी मनी फर्म को एडवांस दिया है बियॉन्ड द एग्रीड लिमिट, मान लो एग्रीड लिमिट हमारी 10 लाख रुपए थी, फर्म को आप इनपुट करनी थी, आपने उसको 50 लाख रुपए दे दिया है, तो 40 लाख रुपए है ये मनी इन एडवांस है। ठीक है, इस पे जो आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर कोई भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं एग्रीड अपॉन है पहले से, तो आपको 6% पर एनएम के बिहाफ पे दिया जाएगा। पर जो इंटरेस्ट होता है हमारा इन एडवांस वाला, उस पर आपको प्रॉफिट पे भी इंटरेस्ट दिया जाता है, और अगर लॉस है उस पर भी आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा ही जाएगा। सेक्शन 13E बोलता है द राइट टू इंडेमनीफाई या राइट टू इंडेमनिटी। अगर कोई भी पार्टनर ने लायबिलिटी इनकर की है, ठीक है, फर्म के बिहाफ में, तो उसके पास राइट है रिम्बर्समेंट का। सेक्शन 17 बोलता है कि क्या राइट एंड ड्यूटीज़ होती हैं हमारे पार्टनर की जब फर्म्स में चेंज आए। अगर फर्म का चेंज आ जाए, उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाए फर्म का, ठीक है, एक्सपायर हो जाता है, हमको पार्टनरशिप बिल में कन्वर्ट हो जाए, या फिर एडिशनल अंडरटेकिंग ले ले और रेगुलर पार्टनरशिप या जनरल पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाए, उन सभी में आपका कंटिन्यूटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कंटिन्यूटी ऑफ म्यूचुअलिटी। जो आपका म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल है कंटिन्यू रहता है अनलेस इनोवेशन। अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखा है तो आपको जो पुराने राइट हैं, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसी को एक्सरसाइज किया जाता है। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होती है। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो पार्टनर्स लाए होते हैं या फर्म के नाम पे ओन की जाती है। ठीक है, सेक्शन 14 डील करता है क्या चीज़ें पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूट करती है। ऑल द एसेट्स विच आर लीगली ओन बाय द फर्म इज कॉल्ड पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। इंक्लूड करती है वो प्रॉपर्टी जो पार्टनर्स ओरिजिनली लाए थे, वो प्रॉपर्टीज़ जो कि बाद में एक्वायर की गई है, ठीक है, फर्म के बिजनेस को आसान बनाने के लिए, या वो प्रॉपर्टी जो फर्म के पैसे से ली गई है, या गुडविल भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी ही मानी जाती है। कन्वर्जन, पर्सनल प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर सकते हैं फर्म की प्रॉपर्टी में। यस, पर्सनल प्रॉपर्टी को कन्वर्ट किया जा सकता है फर्म की प्रॉपर्टी में, पर आपको अपना इंटेंशन सिग्निफाई करना होगा एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है। सेक्शन 18, 19, 20 हमारी इम्प्लाइड अथॉरिटी से डील करता है। सेक्शन 18 बोलता है एजेंट ऑफ फर्म। द पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ फर्म। फर्म के एजेंट होते हैं जब वो एक्ट कर रहे होते हैं फर्म के बिहाफ में, बिजनेस ऑफ फर्म के बिहाफ में। ये नवीन चंद्र वर्सेस मूलचंद के केस में बोला गया था। वहीं सेक्शन 19 क्लॉज 1 बोलता है इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है। इम्प्लाइड जो पार्टनर्स के पास वो अथॉरिटी होती है जिसके जरिए
वो दूसरे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या बाइंड कर सकते हैं अपने एक्शन से, और वो चीज़ जो पार्टनरशिप डीड में डिफाइन नहीं होती है उसको इम्प्लाइड अथॉरिटी बोलते हैं। पार्टनर्स कहा जाएगा, पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी को इन्जॉय कर रहे हैं अगर उन्होंने कोई ऐसा एक्ट किया है कोर्स ऑफ फर्म बिजनेस में, यूजुअल वे ऑफ कोर्स ऑफ फर्म बिजनेस में किया है और फर्म का नाम यूज़ करते हुए किया है। ठीक है, सेक्शन 19 क्लॉज 2 हमारा एक्सेप्शन बताता है कि भैया कब इम्प्लाइड अथॉरिटी एप्लीकेबल नहीं होगी। ये 8 ग्राउंड्स को ले डाउन करता है। बोलता है अगर आपने किसी भी डिस्प्यूट को सबमिट किया है आर्बिट्रेशन में, आप कोई भी बैंक अकाउंट को ओपन कर रहे हैं फर्म का अपने खुद के नाम पे, या कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ रिलिंक्विश कर रहे हैं किसी भी क्लेम को, किसी भी सूद को विड्रॉ कर रहे हैं, किसी भी लाइबिलिटी को एडमिट कर रहे हैं, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं फर्म के बिहाफ में, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं फर्म के बिहाफ में, या किसी भी पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं फर्म के बिहाफ में, उन सभी जगह पे इम्प्लाइड अथॉरिटी अप्लाईकेबल नहीं होगी। सेक्शन 20 बोलता है कैसे एक्सटेंशन रिस्ट्रिक्शन कैसे किया जाएगा हमारे एम्प्लॉयड अथॉरिटी को, उसका थर्ड पार्टी पे क्या इफेक्ट होगा। सेक्शन 20 बोलता है म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए किसी भी एम्प्लॉयड अथॉरिटी को बढ़ाया भी जा सकता है और उसको लिमिट भी किया जा सकता है। थर्ड पार्टी पे इसका ये इफेक्ट होगा कि अगर थर्ड पार्टी को नोटिस है तब तो भैया उसका जो ये लिमिटेशन है एप्लीकेबल होगा। अगर थर्ड पार्टी को नोटिस नहीं थी तो लिमिटेशन उस थर्ड पार्टी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सेफगार्ड प्रोवाइड करता है थर्ड पार्टी को जो कि गुड फेथ में एक्ट की है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट क्या होता है? सेक्शन 28 डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट से डील करता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल के प्रिंसिपल बेस होता है। ये प्रिवेंट करता है किसी भी पर्सन को उन फैक्ट्स को डिनाई करने के लिए जो उसने प्रीवियसली रिप्रेजेंटेड बी ट्रू। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति ने रिलाई किया था उन ऐसे रिप्रेजेंटेशन पे। सेक्शन 28 बोलता है अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने वर्ड से, वो चाहे वो सब रिटन में हो या तो ओरली बोले गए हो, या अपने वे ऑफ कंडक्ट से खुद को रिप्रेजेंट किया है या अलाउ किया है खुद को रिप्रेजेंट होने के लिए कि भैया वो पार्टनर है किसी भी फर्म का, तो फिर वो उस फर्म की लाइबिलिटी को भी इनकर्ड करेगा। अगर किसी भी पर्सन ने, थर्ड पर्सन ने उस फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन में एक्ट किया है और क्रेडिट ग्रांट कर दिया फर्म को। इसके दो एसेंशियल है। सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वे में किसी भी पर्सन ने अपना रिप्रेजेंटेशन दे रखा हो, ठीक है, उस बिहाफ में क्रेडिट दिया, किसी भी थर्ड पर्सन ने क्रेडिट ग्रांट कर दिया गया हो, ठीक है, वैसे गुड फेथ ऑफ रिप्रेजेंटेशन में। स्कार्फ वर्सेस जदाइन इसका लैंडमार्क केस में बोला गया था। स्कार्फ was held liable for जदाइन। स्कार्फ को जदाइन के लिए लाइबल ठहराया गया था क्योंकि स्कार्फ रिटायर्ड हो गया था, पर उसने पब्लिक नोटिस इशू नहीं किया था अपने रिटायरमेंट का, खुद को अलाउ किया था टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन द फर्म। तो फिर इसमें कोर्ट ने इसको डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट के तहत लाइबल ठहराया। सेक्शन 28 क्लॉज 2 बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट कब एप्लीकेबल नहीं होते। ले डाउन द 4 ग्राउंड्स, 4 ग्राउंड्स को ले डाउन करता है कब डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग एप्लीकेबल नहीं होती है। डेथ पार्टनर, डिसीज पार्टनर, कोई भी पार्टनर की मृत्यु हो गई, डिसीज हो गया, उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि डेथ इज़ अ नोटिस टू रेम होती है। इंसॉल्वेंट पार्टनर, कोई भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया है, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया गया है, तो वो भी लाइबल नहीं होता है पार्टनर्स के लिए। तो इंसॉल्वेंसी होती है वो भी नोटिस टू रेम रहती है। स्लीपिंग पार्टनर, तो कोई भी पार्टनर स्लीपिंग है, पार्टनर है, वो भी उसके रिटायरमेंट में उसको नोटिस देना जरूरी नहीं रहता है क्योंकि जो थर्ड पार्टी होती है उसको स्लीपिंग पार्टनर के एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं रहता है। द रिटायर्ड पार्टनर जिसने पब्लिक नोटिस दे दी है वो भी डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट से मुक्त हो जाता है। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स की क्या लाइबिलिटी रहती है? सेक्शन 25, 26, 27 लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर से डील करता है। सेक्शन 25 बोलता है कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर। जो सभी पार्टनर होते हैं अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरली लाइबल्स होंगे उन सभी डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज़ के लिए जो कोर्स ऑफ बिजनेस में अराइज हुई है। उन सभी पार्टनर्स को एक साथ स्यू किया जा सकता है। थर्ड पार्टी किसी भी एक पार्टनर को स्यू कर सकती है एंड वो पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूशन सीख कर सकता है दूसरे पार्टनर से। सेक्शन 26 में दिया गया है द लाइबिलिटी फॉर द रॉन्गफुल एक्ट एंड टॉर्ट के लिए। ये रूल को ले डाउन करता है कि फर्म लाइबल रहेगा उन रॉन्गफुल एक्ट, ओमिशन या टॉर्ट के लिए जो पार्टनर्स ने कंडक्ट किया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इन द पार्टनरशिप की अथॉरिटी के अंदर। ठीक है, सेक्शन 27 कहता है द मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी। जो फर्म लाइबल होगा अगर किसी भी पार्टनर ने मनी को मिस अप्लाई कर दिया है जो उसने रिसीव किया था, या उस मनी को मिस अप्लाई कर दिया फर्म ने रिसीव किया था, पार्टनर ने मिस अप्लाई कर दिया है।
माइनर एडमिशन, ठीक है। सेक्शन 30 डील करता है एडमिशन ऑफ माइनर से। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ले डाउन करता है जनरल रूल को कि कोई भी माइनर पर्सन इनकॉम्पिटेंट रहता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और जो हमारा पार्टनरशिप होती है कॉन्ट्रैक्ट से ही कॉन्स्टिट्यूट होती है, इसलिए जो माइनर है वो पार्टनर नहीं बन सकता है पार्टनरशिप में। और कोई भी अगर ऐसा एग्रीमेंट होता है जो माइनर को पार्टनर बनाता है वो वॉइड अब इनिशियो होगा आपका। एक्सेप्शन, सेक्शन 30 ले डाउन करता है हमारे एक्सेप्शन को। जो माइनर है वो पार्टनर नहीं बन सकता पर वो बेनिफिशरी बन सकता है हमारा, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। द राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ माइनर, जो कुछ बेनिफिशरी माइनर है वो कुछ राइट एंड लाइबिलिटीज को एंजॉय करता है बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, ठीक है। माइनॉरिटी के दौरान अब पार्टनर के पास कुछ स्पेशल राइट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं, जैसे कि जो माइनर पार्टनर है, वो जो माइनर है जो बेनिफिशियरी राइट को एंजॉय कर रहा है, उसके पास राइट होता है टू गेट अ शेयर इन प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी है प्रॉफिट उसमें शेयर को डिमांड कर सकता है। वो बुक्स एंड अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, जो कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेट बुक्स एंड अकाउंट उनको एक्सेस नहीं कर सकता है। एंड राइट टू स्यू, और स्यू कर सकता है, ठीक है। पर जो राइट टू स्यू रिस्ट्रिक्टेड है, वो स्यू नहीं कर सकता जब उसका मन करे। वो स्यू सिर्फ तभी कर सकता है जब वो डिसकनेक्ट हो जाए, सवर हो जाए हमारे पार्टनरशिप से। द लाइबिलिटी ऑफ माइनर पार्टनर, जो माइनर पार्टनर रहता है वो पर्सनली किसी भी डेट के लिए लाइबल नहीं होगा जो फर्म ने इनकर किए है। ज़्यादा तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका लाइबिलिटी और शेयर है, उसी को लाइबिलिटी इनकर करेगा, वो नहीं लाइबिलिटी इनकर करेगा। नो इंसॉल्वेंसी, किसी भी माइनर पार्टनर माइनर को जो बेनिफिशरी है उसको आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर आप फर्म को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करते हो, जो माइनर का शेयर है रिसीवर के पास रख दिया जाएगा। द पोजीशन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, अगर कोई भी माइनर बेनिफिशरी एज ऑफ मेजोरिटी को अटेन कर लेता है, या फिर उसको नॉलेज हो जाती है कि भैया वो बेनिफिशरी है हमारे पार्टनरशिप में, तो फिर विच एवर इस लेटर में से जो भी लेटर हो उसको 6 महीने का टाइम पीरियड ड्यूरेशन दिया जाता है डिसाइड करने के लिए फ्यूचर इन द फर्म में, ठीक है। पब्लिक नोटिस देनी पड़ती है उसको। अगर वो भैया पब्लिक नोटिस देता है, इलेक्ट करता है कि भैया वो पार्टनर बन रहा है तो ठीक बात, या ना वो इलेक्ट कर सकता है कि वो पार्टनर नहीं बनना चाहता है। अगर वो साइलेंट रहता है 6 महीने तक तो उसको डीम एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा पार्टनरशिप का। सिनेरियो 1, अगर वो पार्टनर बन जाता है या साइलेंट रहता है, तो फिर वो उस दिन जिस दिन से वो बेनिफिशरी बनाया फर्म से, उस दिन से आज तक के लिए सभी चीज़ों के लिए लाइबल रहेगा, रेट्रोस्पेक्टिव लाइबिलिटी होती है इसकी, ठीक है। शेयर, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर उसका चेंज नहीं हुआ है सब्जेक्ट टू इनोवेशन उतना ही रहता है, ठीक है। अगर वो पार्टनर नहीं बनता है तो सिर्फ और सिर्फ पास एक्ट के लिए वो लाइबल रहता है, फ्यूचर एक्ट के लिए कोई भी लाइबिलिटी उसकी नहीं रहती है, द सब्जेक्ट टू उसने पब्लिक नोटिस दिया हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।